नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे देश की खेती खटारा हो चुकी है और किसान कर्जदार हो चुका है। सरकार कंफ्यूज है, जैविक खेती को बढ़ावा देती है और यूरिया को सब्सिडी देती है। कृषि मंत्री से बड़ा कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं और किसान से महान तो कोई दूसरा है ही नहीं। फिर भी खेती खस्ता है, लेकिन कुछ लोग खेती में विकल्प ढूंढ रहे हैं, समाज और संसाधन के बीच एक रिश्ता बना रहे हैं ताकि आपकी खेती उपजाऊ, टिकाऊ और बिकाऊ हो सके। टिन की कुटिया में बैठा यह शख्स पिछले 15 साल से खेती, प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते को ढूंढ रहा है, एक मकसद से कि गरीबी की मानसिकता दूर क्यों नहीं होती और हमारा किसान खुश क्यों नहीं है। आखिर फिर ये गरीबी पूरी कहां से हो? अब सारी सरकारी योजनाओं को उठाकर देखिए, गरीबी को दूर करते करते हम आज इस छोर पर पहुंचे हैं कि मानसिक गरीबी गांव में बढ़ रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए लिस्ट बनाई जाती है, उसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, फिराक में रहते हैं कि मेरा नाम उसमें आ जाए। मैं कह रहा हूं, हो क्या गया इस दुनिया में? भारत भूषण त्यागी के हिसाब के अनुसार आपको भी हैरानी होगी कि एक गांव में 500 लोग गुटखा, बीड़ी और मोबाइल पर 1 करोड़ रुपया साल में उड़ा देते हैं और 2000 की मजदूरी के लिए दिल्ली, मुंबई भागने लगते हैं। एक आदमी का एक दिन का बीड़ी पीने का खर्च 10 रुपया है, तो 500 आदमी का प्रतिदिन का खर्च कितना हो गया? 5000 रुपया। एक बार की आबादी तो 2000 आदमी बीड़ी पी। तो हम एक मिनिमम आइडेंटिटी पर भी यदि काम करते हैं तो पता लगता है कि 15-20 लाख रुपए का। उसके सर्वे मैंने दुकानदारों के माध्यम से दी। ऐसी जरूरत है जो भाई जी गांव में जरूरत नहीं है। सामान्य कीमत से जो अधिक देने की त्यागी ने इसे समझाने के लिए अपनी जमीन को पाठशाला में बदल दिया, पूरा जीवन लगा दिया बताने में कि शहरों में पलायन से अच्छा है कि नौजवान किसान को पेशे के रूप में अपनाएं। प्रकृति से अपनी उपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करना, यह आदमी की प्रतिक्रिया है प्रकृति के साथ। यही उसका कार्यक्रम है, इसी का नाम खेती है। जो इसको करता है उसका नाम किसान है। यदि कोई भी व्यक्ति इस आसान विधा को समझ लेगा, कोई भी व्यक्ति इसको खेती को कर लेगा। और कमाई का भरोसा हो, इसके लिए एक साधारण सा हिसाब लगाया कि रासायनिक खेती में 1 बीघा में लागत 800 रुपए है, जैविक खेती में 1 बीघा में लागत 250 रुपए है। उत्पादन कम हुआ तब भी जैविक खेती में फायदा है। 1 एकड़ में मान लिया ये औसत किसान देखते हैं कि ये 50-60 हजार रुपए के आसपास रहता है 1 एकड़ में, तो हम 1 से 1.5 के बीच तक जाते हैं। 1 लाख 1,30,000 लाख रुपए तक सालाना चले जाते हैं। 1 लाख से लेके 1.5 लाख के पास 10 एकड़ जमीन है तो हाँ। इस तरह से खेती करे तो वो साल में 10 से 15 लाख रुपए उसको कमाना चाहिए। यदि इससे कम खेती करेगा तो खेती उजाड़ की खेती है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि जैविक खेती के जरिए उत्पादों को महंगा किया जा रहा है। त्यागी चाहते हैं कि दाम जरूरत से ज्यादा ना लिए जाएं ताकि इसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैविक खेती में मूल रूप में 2 बात गड़बड़ हुई। एक गड़बड़ पहली ये कि जैविक खेती के उत्पादन को महंगा करने की कोशिश की गई, जबकि इसकी लागत कम है। जब जैविक खेती की लागत तो कम है और उत्पादन घटेगा नहीं, बल्कि उत्पादन तो हम देखते हैं कि बढ़ जाता है। तो उत्पादन बढ़ रहा है और लागत घट रही है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? बाजार में फूड जो महंगे नहीं होने चाहिए, तो उसके नाम पर भी एक तरह की ठगी चल रही है। हाँ, बिल्कुल ठगी। हमारे ज्यादातर किसानों को खेती का तरीका मालूम नहीं। आप हैरान होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान 1 एकड़ में 300 क्विंटल गन्ना उगाता है और त्यागी जी 800 क्विंटल गन्ना। अगर आप गन्ना का खेत देख चुके हैं या आपने देखा हो तो काफी सघन होते हैं, काफी गन्ने एक दूसरे के नजदीक बो दिए जाते हैं, काफी घना लगता है। यहाँ पर सब चीज अलग अलग है। ये क्या जानबूझ के किया है? इस पौधे के एक फैलाव है। हाँ। जैसे ये पत्ती है,
इसका एक फैलाव है, ये यहाँ तक आई है। तो क्या है कि जब सूर्य की रोशनी इस पत्ती के ऊपर पड़ेगी तो ये भोजन बनाती है। यदि इसके ऊपर कोई दूसरी पत्ती आ जाएगी तो इसका भोजन बनाने की क्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए जो पत्ती को ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाने के लिए फैलाव की जरूरत है, धूप की जरूरत है, उसके लिए दूरी की जरूरत है। कि यहाँ पर त्यागी जी ने आपने एक गन्ना लगाया और दूरी रखी तो नतीजे में गन्ने की ठूंठ से आपको 20 गन्ना यहाँ पर 20 मिलते हैं। और जो किसान अभी जो प्रचलन है वो एक ही जगह पर 20 ठूंठ लगा देते हैं। वो जगह जगह लगाए, जगह लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, फिर यहाँ भी लगाएंगे। नतीजा ये होता है कि 20 ठूंठ लगाते हैं और गन्ना होता है 5। ये नुकसान, ये नुकसान। मैं खुद खेती का भगोड़ा हूँ। अच्छे भले खेतों को छोड़ प्रवासी एग्जीक्यूटिव बन गया, जिसे पत्रकार भी कहते हैं। भारत महान की दुकानदारी में किसान होगा महान, लेकिन खुद गांव में नौकरी करने वालों की हैसियत किसानों से कहीं ज्यादा है, जिसकी तलाश में मेरे जैसे लाखों लोग शहर बदलते रहते हैं। हम अधिक उत्पादन के विरोधी नहीं है, लेकिन अधिक उत्पादन करें और प्राकृतिक संसाधनों को खो दें, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज समय से होती है, हर चीज को निश्चित दूरी चाहिए, उसकी बीज की मात्रा ठीक हो। तो जब ये नियम कुदरत के हैं, प्रकृति के हैं, तो हमें इन नियम का पालन करने की जरूरत है। हम नियम का पालन करते हैं, उसी आधार से हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो फिर हमको अनेक प्रकार के चकमे या तरीकों को अपनाने की जरूरत भी क्या है? कुदरत देने के लिए तैयार है, तो फिर इसमें हम रसायनों की भरमार करने की क्या जरूरत है? हम उसके नियम को समझे ना, उत्पादन का नियम क्या है। बात को यहाँ पर समझ भी रहा है या बहुत लोग। इसके लिए जरूरी है कि खत्म हो चुके प्राकृतिक वातावरण की फिर से रचना की जाए, जिसमें पशु पक्षी भी हों, बीजों की वंश परंपरा हो। इसीलिए त्यागी के खेत एक कॉम्प्लेक्स की तरह लगते हैं। यहाँ तालाब इसलिए कि मेढक पले और कीड़े मकोड़े खा जाए, गोबर गैस के प्लांट इसलिए कि ऊर्जा का इंतजाम हो जाए और खाद का भी, और ये नीम के पेड़ इसलिए कि तापमान कम हो। इसके लगाने से हमको दो फायदे हैं। एक तो बढ़ते हुए तापमान में हमारे खेत के तापमान को ये नियंत्रित करेगा। अच्छा। ये नेचुरल ग्रीन हाउस है, टेम्परेचर कंट्रोल। हाँ, ये नेचुरल ग्रीन हाउस है। नीम, हाँ एकदम। नीम भी इस तरीके के पौधे जो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो लगे रहेंगे। मगर खेत से लेकर फलों तक में रासायन की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में लागत भी ज्यादा हो रही है। शूली पर चढ़ रहा है हमारा आपका स्वास्थ्य। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा रसायन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तो बड़ा साइज चाहिए, रेडीमेड मामला है कि साफ सुथरा बड़ा चाहिए, खाने में कुछ नहीं। दिल्ली और मुंबई के लोगों को बड़े साइज के आम खाने की आदत हो गई है। यही नहीं, कुछ खास आम को ब्रांड बना देने से हजारों वैरायटी खत्म हो रहे हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त चौसा आम के नीचे। ये चौसा आम है और इससे जो लदा हुआ है पूरा पेड़ ये चौसे से। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि जब हम लोग गांव जाते थे तो पिताजी पत्ता देखकर पूछते थे कि बताओ ये कौन सा आम है, और गलत नाम बताने पे ये सवाल उठता था, डांट पड़ती थी कि यही पढ़ाई पढ़ते हैं, आपको आम की वैरायटी मालूम नहीं है। जैसे उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि किताबों में आम की वैरायटी नहीं पढ़ाई जाती है। यही एक नुकसान हुआ है कि हम अपनी जानकारी को खो चुके हैं और जो आसपास चीजें जो उपलब्ध थी उसी से महरूम हो चुके हैं। त्यागी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो पूरी वैरायटी को आप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। जब आपने प्रयोग शुरू किया तो बुलंदशहर में या आपके गांव के आसपास में कितने तरह के आम थे, बाद में आपने वैरायटी ऐड की? देखिए, जब ये पुरानी बात मैं बताता हूँ कि एक बार मेरे मन में बात आई कि हमारे देश में कितनी वैरायटी थी, तो मुझे पता लगा कि मैंने अपने गांव में ही अपने बाबा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में सारे गांव की जमीन में लगभग बाग थे और देसी आम हम उनको बोलते थे, और वो कोई भी दो आम के पौधे एक जैसे नहीं थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक ही गांव में 4-5 हजार वैरायटी होंगी। लेकिन धीरे धीरे बाग कटते चले गए और ये जो संकर नस्लें थी या जो कलम से तैयार होने वाले पौधे थे, हालांकि वो थे तो देशज ही, लेकिन हमने खास तरीके की पहचान के साथ फलों को अपने में अपनाया और बाकी वैरायटियों को अपने में से हटा दिया।
एक दो चार ब्रांड पैदा कर दिए आम के हाँ। भीतर भी, अल्फांसो हो या फिर बस वो कुछ ही मालदा वैरायटी है हो। जिनमें या तो पल्प ज्यादा दिखाई दिया, एक हाँ। खास तरीके का मिठास था, एक खास तरीके का रंग था। ये बॉम्बे ग्रीन है, गुच्छे में फलता है, मीठा है, लेकिन दिल्ली वाले नहीं जानते, इसलिए डिमांड नहीं। ये गुलाब जामुन है, मीठा है। ये रामकली है, जो अचार के काम आती है। यही नहीं, पेड़ एक दूसरे से इतने सटे हैं कि इन्हें धूप रोशनी तक नहीं मिलती। पैदावार बढ़ाने के लिए रसायन का इस्तेमाल ना होगा तो क्या करेंगे? त्यागी जी को रासायनिक खेती के खिलाफ कामयाबी मिल रही है। आसपास के 1800 किसानों की ऐसी फौज तैयार हो गई है जो आंशिक या पूर्ण रूप से वैकल्पिक खेती करने लगी है। इतना ही नहीं, 12,000 नौजवानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे दी। एक नौजवान 50 बक्से लगाकर साल का 2.5 लाख रुपया कमा लेता है। मैं 12 साल के करीब हो गए जब ये इधर मक्खी की ट्रेनिंग दिलाई थी त्यागी जी ने, भारत भूषण त्यागी जी ने। तो उससे थोड़े थोड़े धीरे धीरे विकास हुआ, फिर यहीं ही ट्रेनिंग करवाने लगे लोग, तो उससे विकसित होती हुई चली। 2-3 हजार लड़के करते हैं। हाँ जी। तो आप ये जो हिसाब बता रहे कि 50 बॉक्स लगे हुए हैं आपके, तो इससे कितना किलो मध आप निकाल लेते हैं? कितने का निकाल लेते हैं? एक वर्ष में एक बॉक्स से करीब करीब हम 50 किलो तक का शहद निकाल लेते हैं। एक बॉक्स से? एक और एक कमाई पेटी। कितनी हो जाती है आपकी? इसका करीब 100 के रेट में हमारा चला हाँ, 100 के रेट में। तो एक बॉक्स से आप 5,000 5,000 रुपये पर साल, एक साल में हम कमा लेते निकाल। खर्चा कितना होता है आपका? हैं। खर्चा इसके अगर 50 बॉक्स रखते हैं तो इसमें लेबर की जरूरत नहीं होती कोई खास, अपने स्तर पर ही एक आदमी कर सकता है। अच्छा। अगर इससे हम ऊपर करते हैं 50-40 और बढ़ाते हैं, 100 के लेपेट में आते हैं तो एक लेबर तो आप 2 से 2.5 लाख रुपया कमा लेते 2 हैं? से 2.5 लाख रुपए आदमी 50 बक्स से कमा तो लेते उससे आपका गांव में रहना खाना हो जाता हैं। ना? आराम से बढ़िया खाना हो जाता है। मध तो बिक जाता है, लेकिन जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना इन किसानों के लिए एक मुश्किल काम है। त्यागी चाहते हैं कि पारिवारिक नेटवर्क बनाकर इसे बेचा जाए, लेकिन इसके लिए उत्पाद पर कोई शक न करे, इसलिए हर गांव में एक धरा मित्र जैविक परिषद का गठन किया गया है, जिसका काम यह देखना है कि जैविक खेती करने वाला किसान ईमानदारी बरत रहा है या नहीं। 65% मेरा किसान देश का अशिक्षित है, और जब तक उसे उससे बाहर नहीं निकाला जाएगा, रूढ़िवादी खेती कर रहा मेरा किसान कर रहा है, रूढ़िवादी खेती कि जैसे कि भाई साहब ने लगाया 1 कट्टा यूरिया का, मैंने लगा दिया 2 कट्टा यूरिया के कि मेरा उत्पादन ज्यादा बढ़े, तीसरे ने लगा दिया और ज्यादा है, लेकिन उस किसान ने ये पता नहीं है कि लागत कितनी आ रही है। हमने धान देखना, हमें पैसा लेना, इस रूढ़िवादी खेती में कर रहे हैं। इसे निकालने के लिए हम बता रहे हैं, आज 66 लगे हैं हम, 10-12 साल हो गए, 35% किसान ही कवर कर पाए, लेकिन ये जरूरी है कि विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी। मगर एक बड़ा सवाल बाजार का तो है। त्यागी पारिवारिक नेटवर्क के जरिए उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान कंपनियों को माल देकर मुनाफा कमाने की सोच रहा है। फर्क नहीं है, राजस्थान का जो गेहूं का रेट 1800-2000 में तो ऑटोमेटिक वैसे भी जाना चाहिए। गेहूं का जो 1500 केमिकल वाला क्विंटल 1200 रुपए कुंटल तो आपका ये बिक रहा है आज ऑर्गेनिक वाला, तो हमारा 2000-2200 तो वैसे भी बिकना चाहिए। जैविक उत्पाद का चलन कम है। हम जो खा रहे हैं उसमें कोई स्वाद नहीं है, सिर्फ दाम है। लेकिन गांव के इन किसानों की जिंदगी बदल रही है। उनके खेत फिर से जिंदा होने लगे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे आजाद भारत के योजना घरों में उपले सूख रहे हैं और 150 साल पुरानी अंग्रेजों की आटा चक्की आज तक चल रही है। किसी भी गांव में जाइए, स्कूल की दीवारें सरकारी योजनाओं के प्रचार के काम आ रही हैं।
हर तरह की स्कीम से यहाँ योजनाओं की साक्षरता दर बढ़ाई जा रही है। और नतीजा क्या निकल रहा है कि कई गांवों में सफाई कर्मी नहीं आ रहे, वेतन लेते हैं, गायब हो जाते हैं। तालाबंद है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल है। हालत से अंदाजा हो ही गया होगा कि डॉक्टरनी नहीं आती है। यह पंचायत भवन है, इसकी हालत देखिए। यह इसलिए बनाया जाता है कि सरपंच और सचिव आपको यहाँ हर दिन बैठे मिले। और इस भवन के नाम पर 35 कुर्सियां ही जो गायब हैं यहाँ, भूतों के डेरे हैं यहाँ। ये है सरकारी योजनाओं का हाल। और हम यहाँ आ गए पशुओं के अस्पताल। इंसानी व्यवस्था ने वाकई इसे जानवरों जैसा बना दिया है। यही गनीमत है कि कम से कम उपले से पता चल जाता है कि यह किसी गाय भैंस की ही देन है। डॉक्टर यहाँ भी नहीं आते। सरकारी योजनाओं के भरोसे आपके दुख और दर्द दूर किए जाते हैं। लोग योजनाओं की पोल खोल रहे हैं, लाचार हैं। प्रधान, एडीएम, डीएम, सिस्टम में बहुत लोग हैं, लेकिन नतीजा जीरो। प्रधान की भी कुछ जिम्मेदारी ऐसी है कि जो उन्हें नहीं निभा पाते। प्रधान का काम है चेक करना। हाँ बिल्कुल, चेक करना उसका काम है। सफाई ना हो रही, सफाई कर्मी को देखना उसका काम है। लोग खाली देता चीज नहीं है, पद मिल तो गया फिर हमें। लोग उसको दोबारा चुनता क्यों है उसको ऐसे बस प्रधान? प्रजातंत्र है, दोबारा तो यूं चुना है कि या तो किसी लोभ के बस, मतलब वोटिंग हो रहा है, कहीं पैसे दिया है, गरीब आदमी है, तेरी मदद कर दे कहीं। अब तो प्रजातंत्र है, इसमें कौन किसको रोक सके। हम सब बदल रहे हैं, खेतों को खा गए और हाथ से भी जुदा हो रहे हैं। गन्ने का रस निकालने के लिए हर जगह जनरेटर लगा दिया गया है। तो यहाँ नोएडा में गन्ने से रस निकालने की आधुनिक मशीन, ताकि मिडिल क्लास बढ़िया पीने के भ्रम में मस्त रहे। खेती और गांव को बचाना है तो मानसिकता बदलनी होगी। गांव में किसान इस समय उदास है, निराश है, हताश है। यदि गहराई से देखें तो वो आर्थिक स्थिति में भी अपने को कमजोर समझता है, सामाजिक स्थिति में भी कमजोर समझता है, राष्ट्रीय स्थिति में भी कमजोर समझता है, और उसका मूल्यांकन भी कमजोर किया जाता है। आज शहर और गांव के बीच में यदि खेती की बात करते हैं, मान लिया मैं किसी से कहूं कि मैं खेती करता हूं, तो मेरे को अलग दृष्टि से देखता है, जबकि वो खेत के किसान के ही उत्पादन का प्रयोग करता है। तो ये जो मानसिक अवधारणा में जो दोष आया है, ये भयंकर दोष है। इसी दोष का नतीजा है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल भूल गए। 1850 के दशक में अंग्रेजों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब नहरों का जाल बिछाया तो पानी का अलग अलग इस्तेमाल भी किया। नहरों के किनारे कई आटा चक्कियां बना दी गईं जो पानी की धार से चलने लगी। आज भी चलती हैं और एक चक्की सरकार को महीने में 15,000 रुपए देती है। आप यहाँ पर प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो नहर का पानी गुजर रहा है उसकी धारा सिर्फ मोड़ के इस तरह से आटा चक्की का एक सिस्टम बनाया गया है। ये योजना तब की है जब इस देश में सरकारी योजनाओं की शुरुआत हो रही थी, और अब देखिए कि किस तरह की योजनाएं बनती हैं जिनसे ना तो लोगों को लाभ होता है और प्रकृति को जो नुकसान होता है वो अलग। इसकी डिजाइन देखिए, चारों तरफ खिड़कियां हैं। अभी तक 5 बजने जा रहे हैं, रोशनी की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर से छलांग लगाने का वक्त आ गया है। तभी हमारी सोच तरोताजा होगी। गांव के ये लड़के जानते हैं कि गर्मी हेडलाइन नहीं है, बल्कि घंटों तैरने की मस्ती का मौसम है, बशर्ते हम पानी और प्रकृति को बचा लें।